एल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने महात्मा गांधी को लेकर कहा था कि भविष्य में शायद ही कोई इस बात पर यकीन कर सकता है कि महात्मा गांधी जैसा कोई व्यक्ति धरती पर कभी आया था। गांधी जी दुनिया के लिए एक प्रेरणा थे। दुनिया के वैज्ञानिक हों, राजनीति से जुड़े लोग हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, सभी गांधी जी के विचारों से इंस्पायर होते थे। जब भी सत्य और अहिंसा को लेकर दुनिया में बात हुई है, महात्मा गांधी को याद किया गया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो दौर कब से शुरू हुआ जब दुनिया में महात्मा गांधी ने अपने विचारों के जरिए पहचान बनाना शुरू किया। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो जरूर पेज को फॉलो कर लें। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। मात्र 19 साल की उम्र में लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन पहुंच जाते हैं। पढ़ाई पूरी कर महात्मा गांधी वापस बॉम्बे पहुंचते हैं। ये वक्त लगभग 1891 के आसपास का था और गांधी जी यहाँ अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लेकिन वकील के रूप में काम ढूंढने में उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। साल 1893 में गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ साउथ अफ्रीका में उन्हें एक केस लड़ने के लिए बुलाया जाता है। दादा अब्दुल्ला का शिपिंग बिजनेस था जो साउथ अफ्रीका में भी हुआ करता था। उन्होंने ही गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी दी थी। दादा अब्दुल्ला का ही एक मुकदमा था जिसे गांधी जी को साउथ अफ्रीका में लड़ना था, जहां से गांधी जी की जिंदगी बदलना शुरू होती है। गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और बच्चों के साथ लगभग 20 सालों तक साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने अश्वेतों और भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव भी महसूस किया था। कई बार उनको अपमान भी सहना पड़ा था। गांधी जी ने यह फैसला किया कि वो अपने विचारों के साथ इस नस्ल भेद यानी कि रेसिज्म से लड़ेंगे। ये वो दौर था जब भारत के लोगों और अश्वेतों को वोट देने और फुटपाथ पर चलने का अधिकार भी नहीं होता था। इन सभी चीज़ों का गांधी जी ने विरोध करना शुरू किया था। साल 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस के नाम से एक संगठन भी बनाया था। नेटल साउथ अफ्रीका में एक शहर है और यहाँ जो भारतीय ट्रेडर्स थे उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो ये संगठन उसी के बचाव के लिए काम किया करता था। इसके बाद साल आता है 1906 और 1907 के बीच में पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया। वजह ये थी कि साउथ अफ्रीका की ट्रांसवाल सरकार ने एक कानून बनाया था जिसमें कहा गया था कि वहाँ रहने वाले भारतीयों और चीन के लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस तरह के कानून की वजह से रंगभेद भी यहाँ पर सबसे बड़ा कारण था। उस वक्त काफ़ी विरोध हुआ। यही वक्त था जब गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का प्रिंसिपल लागू किया। ये सब वहाँ लगभग 8 सालों तक चलता रहा। इस आंदोलन में कई अत्याचार हुए, कई लोगों की जानें गईं, लेकिन गांधी जी अपने उसूलों पर अडिग रहे कि बिना हिंसा और सत्य के साथ किसी भी आंदोलन को जीता जा सकता है। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सिर्फ भारतीयों ही नहीं बल्कि बाकी वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। साउथ अफ्रीका में साल 1913 में गांधी जी ने द ग्रेट मार्च भी निकाला जो विदेश में सबसे बड़ी जीत बनकर उभरा था। दरअसल साउथ अफ्रीका के केप सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि अगर किसी की शादी ईसाई रीति रिवाज की तरह से नहीं हुई है तो यह वैध नहीं होगी। अब इसका मतलब यही था कि भारतीयों की शादी वैध नहीं। अब शादी वैध नहीं तो बच्चे कैसे वैध हो सकते हैं। अब इससे होता यह कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले बच्चों को अपने पुरखों में की जो ज़मीनें थीं, जो उनके घर थे, उसमें हिस्सा नहीं मिलता। इससे भी वहाँ मौजूद भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। साथ ही साउथ अफ्रीका की नेटल सरकार भारतीयों पर मुकदमा चला रही थी। ये मुकदमा उन पर चल रहे थे जो 3 पाउंड का वार्षिक टैक्स नहीं दे पा रहे थे और वो भारतीय थे। 6 नवंबर 1913 को गांधी जी ने शादी को वैध न बताने वाले कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च निकाला था और 2000 से ज़्यादा लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में नेटल तक मार्च किया था। गांधी जी गिरफ्तार हुए, जमानत पर छूटे, उसके बाद फिर मार्च में शामिल हुए, फिर गिरफ्तार किए गए। इन सब के बीच आखिरकार सरकार से समझौते के लिए वो तैयार हुए। गांधी जी की साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहे जनरल जॉन स्मिथ से बात हुई और भारतीय राहत विधेयक पास होता है और इस कानून में से वहाँ पर मौजूद नागरिकों को इस कानून से आज़ादी भी मिल जाती है। इसी तरह के कई कहानियां हैं जो गांधी जी के संघर्षों से जुड़ी हुई है। इसके बाद गांधी जी भारत वापस लौटते हैं और भारत में आज़ादी के संघर्षों में शामिल होते हैं। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह, 1933 में दलित आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया जिसने भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई थी। अब गांधी जी के इस पूरे सफर को बताने के पीछे वजह है कि दुनिया गांधी जी के इन सभी काम को देख रही थी। साल 1939 में महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी को चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें गांधी जी की तारीफों के पुल उन्होंने बांधे थे। इस चिट्ठी के एक हिस्से में उन्होंने लिखा था कि मेरा मानना है कि गांधी के विचार हमारे समय के सभी राजनीतिक लोगों में सबसे प्रबुद्ध थे।
हमें उनकी भावनाओं के अनुसार काम करना चाहिए और उसकी कोशिश करनी चाहिए। अपने उद्देश्य के लिए लड़ने में हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी किसी भी चीज़ में भाग नहीं लेना चाहिए जिसे आप बुरा मानते हैं। इसके अलावा एक बड़े ही प्रसिद्ध फ्रेंच ड्रामेटिस्ट और नॉवलिस्ट रहे हैं जिनका नाम है रोमेन रोलैंड। उनका कहना था कि इफ जीसस क्राइस्ट वॉज द प्रिंस ऑफ पीस, गांधी इज नो लेस वर्दी ऑफ दिस नोबल टाइटल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ईसा मसीह शांति के प्रिंस कहे जाते रहे हैं तो गांधी भी इस महान उपाधि से कम योग्य नहीं है। इसके अलावा अमेरिका की जाने मानी टाइम मैगजीन में 5 जनवरी 1931 के अंक में कवर पेज पर गांधी जी की तस्वीर आई थी। आर्टिकल भी जो छपा था उसमें हेडलाइन थी सेंट गांधी, मैन ऑफ द ईयर 1930। इससे पहले 31 मार्च 1930 और 30 जून 1947 को भी गांधी जी की इसी मैगजीन के कवर पर फोटो आई थी। 1931 में जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए तो उनसे मिलने के लिए बेताब थे वहाँ पर लोग। चार्ली चैपलिन ने भी उनसे मिलने की कोशिश की थी। पहले गांधी जी ने मना कर दिया था क्योंकि वो किसी फिल्म स्टार से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में उनसे मुलाकात हो गई। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और महात्मा गांधी के किस्से भी काफ़ी बार आपने सुने होंगे। 1940 में वो अपने देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन महात्मा गांधी से बहुत चिढ़ा करते थे। वजह साफ थी कि भारत ब्रिटेन से आज़ादी चाहता था और गांधी जी आज़ादी की लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे थे। 1943 के विश्व युद्ध की बात है। भीषण अकाल पड़ा था बंगाल में भारत के और चर्चिल वहां पर अनाज देने से मना करते रहे थे। भारत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बॉवेल ने चर्चिल से बार बार अनाज भेजने की मांग की थी। अनाज आ रहा था लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहा था और 1943 में ही चर्चिल की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें बंगाल में अकाल से मौतों का मुद्दा भी उठा था। चर्चिल ने एक भी पूरा अनाज भेजने से यहाँ पर मना कर दिया था। वॉर कैबिनेट के सामने जब बार बार बंगाल में अकाल का मुद्दा उठाया जाने लगा तो चर्चिल ने चिढ़कर कह दिया कि जब बंगाल में अकाल है से जो लाखों लोग हैं वहाँ पर मर रहे हैं तो गांधी अब तक जिंदा क्यों हैं, गांधी अब तक क्यों नहीं मरे। बताया जाता है कि बंगाल के अकाल में लगभग 30 लाख लोगों की मौत हुई थी, जिसके लिए चर्चिल भी बड़ी हद तक जिम्मेदार थे। तो 1982 में जो फिल्म भी आई थी जो गांधी जी के ऊपर बनी थी, उसको लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं कि उसके बाद से जो है गांधी जी को जाने लगा। लेकिन आपको जो पूरी कहानी हमने यहाँ पर बताई है इस वीडियो में, उससे आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा कि दुनिया में कब से गांधी जी के नाम का डंका बोल रहा था। ज़रूर कमेंट करके आप भी बताइएगा कि ये वीडियो का कंटेंट कैसा लगा आपको। और फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच।